जैस्मिन प्रवीण, आप मुझे बताइएगा कि एवोपोरेशन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? बोलिए क्या, नहीं मालूम? चलिए नेक्स्ट, अर्नब कुमार। अर्नब कुमार, आपसे रिक्वेस्ट है, बताइए कि एवोपोरेशन का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ? सर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा सर, रेट ऑफ इवापोरेशन भी सर उतना बढ़ेगा सर। ओके, एवोपोरेशन जिस तरह बढ़ेगी, रेट ऑफ टेम्परेचर जिस तरह बढ़ेगा, रेट ऑफ एवोपोरेशन भी उस हिसाब से बढ़ेगा। ओके, अभिनव, आप मुझे बताइएगा कि सरफेस एरिया के साथ एवोपोरेशन का क्या रिलेशन होता है? अभिनव, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? नो? ओके, आई विल इस प्राची सांडेले, आप मुझे बताइएगा एवोपोरेशन का क्या रिलेशन है सरफेस एरिया के साथ? So if the surface area will increase, then the rate of evaporation also increase. हाँ बेटा, वेरी गुड। सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ एवोपोरेशन आंसर नहीं दे पाए। ओके, और एक रिक्वेस्ट और कि आप आंसर देने के बाद अपने माइक को ऑफ कर दीजिएगा। रविकांत कुमार, आप मुझे बताइएगा कि बॉइलिंग और पॉइंट ऑफ वाटर कितनी होती है? सर 100 डिग्री सेल्सियस। यस। राजप्रीत, आपको बताना है कि यदि मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, इफ आई विल इंक्रीज द प्रेशर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट होता है? नहीं मालूम? रजनीश? यस सर, टेम्परेचर सर बढ़ जाएगी। हाँ, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी ना? हाँ यस सर, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ठीक है बेटा, चलो, यदि आप प्रेशर को बढ़ा देते हो तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। ओके, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ डैश। कंडेंसेशन किसकी रिवर्स होती है? प्रियांश, आप मुझे बताइएगा। प्रियांश, कंडेंसेशन किसकी रिवर्स होती है? किंगसुक, चलिए आप बताइए, कंडेंसेशन किसकी रिवर्स है? बॉइलिंग की। बॉइलिंग की, वेरी गुड। दिवाकर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू दिवाकर। यस सर। आप मुझे बताइएगा बेटा, डिफ्यूजन सॉलिड में ज्यादा तेज होता है कि गैस में? सर सॉलिड में, मतलब गैस में। गैस में होती है, डिफ्यूजन की रेट जो होती है गैस में ज्यादा तेज होता है। तो ठीक है, चलो, मैंने क्वेश्चन तो जिक्र किया आप लोगों के साथ, पर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि सब बच्चे जवाब नहीं दे रहे। ओके, सारे बच्चे का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, तो बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छे से पढ़ो, चीजों को अच्छे से पढ़ो, ताकि आंसर्स आपके तरफ से आए। ओके, चीजों को अच्छे से पढ़ना है, ताकि देखो मुझे भी एक आइडिया चाहिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कोई फायदे की बात नहीं है कि नहीं? क्योंकि आप यदि आंसर ही नहीं दे पाओगे, मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप यदि नोट नहीं कर रहे हो, तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम लोग अपने एंड से बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, टेक्निकली हर दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा लेक्चर हम लोग किसी भी एंगल से टेक्निकल फॉल्ट ना हो, सही से आपके पास ऑडियो वीडियो और कुछ पहुंचे, और आपकी भी फर्ज बनती है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में एवोपोरेशन टॉपिक कंप्लीट हो गई थी, और आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, दैट इज लेटेंट हीट। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेटेंट हीट को आराम से समझना है। ओके, देखिए लेटेंट हीट, it is the amount of heat required by a system to change its state
without showing any rise in temperature. चलिए आप लोग मुझे बताओगे कि ये चीज की हीट यदि हम कोई बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, यदि हम कोई बॉडी को हीट देंगे तो हीट देंगे तो ये पक्का है कि टेम्परेचर भी उस बॉडी का क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यदि आप कोई बॉडी को हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना। पर यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि यदि मैं हीट देता हूँ एक बॉडी को पर उसके टेम्परेचर नहीं बदलते, तो हीट जो दे रहा हूँ ज्यादा कहाँ है, समझना है। तो लेटेंट हीट क्या है बेसिकली, देखो इट इज द अमाउंट, मतलब कितना हीट रिक्वायर्ड होता है एक सिस्टम को कितना हीट रिक्वायर्ड होता है स्टेट बदलने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एक सिस्टम को कितना हीट रिक्वायर्ड होता है स्टेट बदलने को, ओके, बिना टेम्परेचर में राइज शो किए हुए। ओके, मतलब क्या है, एक बॉडी को मैं कितना हीट दूं ताकि उसका स्टेट बदल जाए और पर उसका टेम्परेचर नहीं बदले। समझो, मतलब कि एक है तुम लोग सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड को मैं हीट दे रहा हूं, अब सॉलिड को स्टेट चेंज करना है लिक्विड में, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ओके, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, जैसे देखो एक सिंपल कंडीशन में देता हूं आपको, मानो ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। मैं अब क्या कर रहा हूं, इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं। ओके, जब हीट दूंगा तो टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए, है कि नहीं, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रही है, पर ये वाला आइस क्या है, वाटर बन जा रहा है। ओके, ये आइस वाटर बन जा रही है, और यहाँ पे भी हम टेम्परेचर देख रहे हैं वाटर का, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो हुआ क्या, स्टेट बदल गई, टेम्परेचर वही है पर कुछ हीट सप्लाई हुआ। ओके, और कितना हीट सप्लाई हुआ है उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। ओके, लेटेंट हीट cannot change the temperature but get consumed in overcoming the force of attraction बेटा क्या ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो। देखिए ध्यान से, आराम से समझने की चीज है। लेटेंट हीट कैनॉट चेंज द टेम्परेचर, लेटेंट हीट टेम्परेचर को नहीं बदल सकता है। टेम्परेचर बदल देगा क्या, नहीं बदल, क्या बदल सकता है, सिर्फ स्टेट को बदल सकता है। ओके, लेटेंट हीट कैनॉट चेंज द टेम्परेचर बट गेट्स कंज्यूम्ड। अब ये कहानी है कि मैंने हीट तो सप्लाई किया तो हीट गया कहाँ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो वो हीट गया। यदि बेसिकली समझा जाए तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, सामने सामने होते, बहुत क्लोजली पैक्ड। ओके, अब ये जो पार्टिकल सामने सामने हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ओके, ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। जब मैं इसको हीट करता हूं तो इन दोनों के बीच का फोर्स जब ब्रेक होगा तभी ना पार्टिकल्स दूर जाएंगे, और पार्टिकल्स जब दूर जाएंगे तभी स्टेट बदल सकता है कि नहीं। तो लेटेंट हीट जो होता है वो कंज्यूम कहाँ होता है, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म होना है, मतलब कम होना है, खत्म नहीं, उसको कम होना है, और इतना कम होना है जैसा लिक्विड में होता है। ओके, और ये इस तरह भी बोला जा सकता है कि मतलब जैसे मान लो लिक्विड है, तो लिक्विड में भी एक मिनिमल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन और दूर चला है,
तो ये अब क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो इसके बीच के भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया तो ये बना गैस। पर यहाँ पे मानो ये अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, मानो इक्वल थी ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे मानो मेरे पास है पानी, ठीक है, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो भाप, ये जो वेपर बना, ठीक है ना, ये वाला भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। जो एक्स्ट्रा हीट जो मैंने सप्लाई किया वो कहाँ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने की जगह। ओके, तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ गई हो, कुछ इसमें दिमाग लगाने का चीज है ही नहीं। लेटेंट हीट को आप बोल सकते हो दूसरे भाषा में हिडन हीट। ओके, हिडन हीट क्यों, क्योंकि ये वाला हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, पर ये हीट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसे बढ़ती है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। ओके, वेरी सिंपल। कोई डाउट पूछ लो, कोई भी डाउट बेटा पूछो, जल्दी पूछ लो मुझसे यदि कोई भी डाउट आती है आपके दिमाग में। नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेटेंट हीट, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा स्टेट बदलने के लिए, पर टेम्परेचर को नहीं बदलना है। ओके, और लेटेंट हीट टेम्परेचर तो नहीं बदल सकता, पर कहां जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स को। सिंपल कॉन्सेप्ट। लेटेंट हीट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो टाइप पढ़े। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो बेटा ध्यान से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा। फ्यूजन तो आप लोगों को समझ ही आ रहा है कि सॉलिड से लिक्विड जाना। द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of 1 kg of solid at atmospheric pressure to liquid state without changing the temperature। ध्यान से पढ़ो, एक बार इसको पढ़ो आप। पढ़ लिया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, कितना हीट का जरूरत है ताकि हम 1 केजी सॉलिड का स्टेट बदल के लिक्विड बना पाए। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे। ओके, तो वेरी सिंपल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ आ गया होगा। कितना हीट रिक्वायर्ड है 1 केजी सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और टेम्परेचर भी नहीं बदलना है, और उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस is 3.34 into 10 to the power 5 जूल पर केजी, ठीक है ना, जूल पर केजी, और 18 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है ना, 18 कैलोरीज पर, सॉरी 18 किलो कैलोरीज पर केजी। ओके, ध्यान से इसको समझ लीजिए थोड़ा। ये बोलने का मतलब क्या है
यदि आपको 1 केजी बर्फ को पानी में बदलना है, 1 केजी बर्फ को यदि आपको पानी में बदलना है तो आपको कितना हीट चाहिए? 3.34 into 10 to the power 5 जूल, या इसको कैलोरीज में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 80 किलो कैलोरीज पर केजी। तो बेटा ये आइडिया क्लियर है? एक बार इसको समझो, ध्यान से देख के समझने का कोशिश करो। ओके, ओके। अब इससे बेस पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे, तुरंत एक क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से समझो। ओके, तो आप जरा ध्यान लगाना, इसमें एक चीज सोचने का क्या है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि है, ओके, और यही बर्फ पानी बना 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसने इतना हीट को अपने अंदर में खींच लिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो। So there is a very simple question in front of you. Why is water? या क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, which is more efficient in cooling? Ice at 0 degree Celsius or water at 0 degree Celsius? चलिए जल्दी से बताइए, सोचिए, बताइए। कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर? बेटा एनीबॉडी? नहीं, सोचो ना थोड़ा, कोई भी आंसर दो बेटा, इतना मतलब इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने समझाया। बोला जा रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, बर्फ का एक टुकड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे और पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कौन ज्यादा एफिशिएंट रहेगा ठंडा करने में? सर वाटर। कौन? सर वाटर। वाटर ज्यादा ठंडा करेगा। चलो और कोई? सर आइस। Ice. आइस? सर आइस होगा। Yes, Yes, sir. ice. सर आइस ही होगा। आइस क्या होगा? More efficient. देखिए समझिए बेटा, देखो बिना समझे काम नहीं करना है। आइस इज द राइट आंसर। देखो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, अब वाटर भी बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आइस वाटर बन गया, हवा से बन गया, कुछ हीट खींचा तब ना बना वाटर। ओके, अब मानते हैं मैं यदि 1 केजी आइस है और 1 केजी वाटर बना है, तो कितना हीट खींचा? लगभग 80 किलो कैलोरी पर केजी। इतना एक्स्ट्रा हीट तो इसमें प्रेजेंट है तब ना। आइस जब वाटर बना तो इतना हीट खींच लिया, जब इतना हीट खींच लिया तो ये एक्स्ट्रा हीट वाटर में प्रेजेंट है कि नहीं? है कि नहीं? तो जब इसमें एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है तो एक ठंडा चीज ज्यादा ठंडा करेगा कि गर्म चीज ज्यादा ठंडा करेगा? ठंडा चीज ज्यादा ठंडा करेगा। आइस में इतनी एक्स्ट्रा हीट तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो आइस ज्यादा हीट खींचेगा, तो कूलिंग अच्छा कौन करेगा? आइस ही करेगा। ओके, या रिपीट करूं या समझ गए सब? बोलो हाँ या ना, जल्दी से अपने माइक को ऑन करके। हाँ या ना? सर। हाँ समझ गया सर। 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 बोलिए, रिपीट कर दूं? No, sir. ठीक है, चलो। आइस, इसका आंसर यदि आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे ये भी तो आपको जानना जरूरी है। आइस, देखो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आंसर लिखना है। आंसर बहुत टेक्निकली लिखना, मैं लिख देता हूँ। वाटर हैज at 0 degree Celsius has absorbed extra heat in form of latent heat. So water, so ice at 0 degree Celsius has capacity to
absorb more heat and better cooling effect. समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे हैज absorbed extra heat in form of latent heat. So ice at 0 degree Celsius has capacity to absorb more heat and better cooling effect. Okay, कोई दिक्कत? No, very simple, सबको समझ आनी चाहिए. Latent heat of vaporization. ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी कि कितनी हीट रिक्वायरमेंट है 1 केजी लिक्विड का स्टेट टू वेपर स्टेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए. डेफिनेशन कोई अलग नहीं है, दोनों सारे डेफिनेशन अलग ही और सेम है. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 केजी ऑफ सॉलिड था ना, तो सॉलिड की जगह लिक्विड हो गया, टू लिक्विड था तो यहाँ पे वेपर्स हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बिना टेम्परेचर को बदले. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रटना मत, 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा. ठीक है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है 1 केजी लिक्विड को वेपर बनाने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिना टेम्परेचर को बदले. ओके, उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपर. बेटा क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार देख लो, यदि कोई डाउट है तो पूछ लो. कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए. पूछना है क्या? नहीं. द लेटेंट हीट ऑफ vaporization of water is 22.5 joule per into 10 to the power 5 joule per kg या 540 किलो कार पर केजी. ओके, अब इस स्टेटमेंट का मतलब आप क्या समझ रहे हो जरा मुझे बताना. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है मुझे बताइए. कोई नहीं बता सकते हो? बहुत सिंपल है, वाटर बताओ. वेपराइजेशन के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए उसका वैल्यू ये है. बोलिए, जोर से बोलिए. सर वाटर का जो वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट चाहिए उसका वैल्यू ये है. हाँ, थोड़ा सा और इसको सजा के बोला जाए, 1 केजी वाटर को वेपर बनाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बिना टेम्परेचर बदले इतना हीट भेजना पड़ता है. ओके, बहुत सिंपल है. एक क्वेश्चन और आपके सामने चलिए आता है.
बताइए, चलिए कौन मुझे इसका जवाब बताएगा, और वो भी सोच के, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलेगा कोई, सोच के आपको जवाब देंगे। बोलिए। सर स्टीम ज्यादा सीवियर बर्न दे क्यों, रीजन? सर, क्योंकि उसमें जब हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किए तब उसमें थोड़ा सा हीट और ज्यादा बढ़ गया। क्या हो गया? हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली क्या है, देखो जब पानी था 0 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस, तो बना स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर स्टीम हवा से थोड़ी बन जाए, कुछ हीट तो खींचा होगा। 1 केजी वाटर होगा, वो इतना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, है ना, तब जाके वो स्टीम बना होगा। तो स्टीम के पास इतना एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है कि नहीं, और ये एक्स्ट्रा हीट आपको ज्यादा जलाएगा। आप देखते हो कभी काल मम्मी लोग रोटी जो बनाती है, तो रोटी का ऊपर में यदि जो धुआं निकलता है, दैट इज स्टीम, उससे हाथ जलता है तो बहुत ज्यादा जलता है। क्यों? क्योंकि वो स्टीम है, पानी से, बॉइलिंग वाटर से ज्यादा हीट है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हीट खींच लिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लिखता हूँ ऐसे, बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, क्योंकि पानी भी बॉइल करती है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। देखो आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में फंसना मत, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, और आइस भी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता है। ओके, आइस यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। कैसे? लेटेंट हीट को, है ना। आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकती है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकती है। एक बात ध्यान में रखो, फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी आइस की 0 डिग्री सेल्सियस होती है। प्योर वाटर का बात कर रहा हूं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, and freezing point of pure water is 0 degree Celsius, and melting point of ice is also 0 degree Celsius. ये दिमाग रखना है। और ये भी देखो, boiling point of pure water is 100 degree Celsius, ओके, और कंडेंसेशन की जो स्टीम की होगी वो 100 डिग्री सेल्सियस से हो सकती है, ओके, क्योंकि यदि उतना हीट को रिलीज कर दिया तो फिर कंडेंस करके बन जाएगा। गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। सीवियर बर्न, ये क्वेश्चन अक्सर स्कूल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे ही जाते हैं, या तो पूछेगा कि आइस ज्यादा जलाता है, स्टीम ज्यादा जलाता है, ओके, सॉरी, आइस ज्यादा ठंडा करता है कि पानी ज्यादा ठंडा करता है, स्टीम ज्यादा जलाएगा कि पानी ज्यादा जलाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आइडिया क्लियर होना। ओके, कोई दिक्कत? बेटा दो चलिए, इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी एडवांस लेवल में चीजों को देखा, और चीजें जो हम लोगों ने देखा है, हमारे स्कूल एग्जामिनेशन तो कब के कब कवर हो जाएंगे, और स्कूल एग्जामिनेशन में जितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इतना 100% मुझे विश्वास है कि जो बच्चे बैठे होंगे क्लास में रेगुलरली, या मिस किए हो तो वीडियो देख लो। वो वीडियो को देखने के बाद मेरा आपसे प्रॉमिस है कि स्कूल एग्जामिनेशन की कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। यहाँ तक ओलंपियाड लेवल की भी बहुत चीजों को मैंने आपके साथ इन डेप्थ, हम लोगों ने चैप्टर्स को बहुत सारे चीजों को देखा, बट कुछ और चीजें हैं इस चैप्टर में जो ओलंपियाड लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। तो मतलब स्कूल लेवल में तो वो चीजें नहीं पहुंच जा पाई, मतलब पूछी जाएगी, बट फॉर ओलंपियाड लेवल वो सारी चीज पूछी जा सकती है। तो चलो हम लोग थोड़ा ओलंपियाड लेवल में चीजों को देखते हैं कि क्या क्या चीज पूछी जाती है वहां पे। कुछ जो मिस हो गई है उन चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कुछ डाउट है? क्योंकि देखो मोर और लेस ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, एट ओलंपियाड लेवल आल्सो, एट स्कूल लेवल आल्सो, बट कुछ एक्स्ट्रा और इस चैप्टर में मुझे डिस्कस करना है, जो मैं करूंगा अभी आप लोगों के साथ डिस्कस। तो बेटा अभी तक आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो मुझसे डायरेक्टली अभी पूछो, ओके, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जो चीज वो थोड़ी ओलंपियाड की चीजें होंगी, स्कूल सिलेबस से उसका नहीं लेना। चलिए, कोई भी बेटा कोई भी डाउट जल्दी पूछो मुझसे, जल्दी। नहीं है डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़ू? हाँ या ना? हाँ या ना तो बोल सकते हो। बढ़ू कि पीछे वाला कोई डिस्कस करो?
यस नो सर। सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो। यस सर। चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है कि गैस और वेपर प्रेशर में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकते हैं मुझसे? गैस और वेपर प्रेशर में डिफरेंस क्या है? वेपर सर प्रेशर, गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है? सर गैस हो गया सर मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे जैसे गैस का मिक्सचर, मिक्सचर को एक साथ मिक्सचर को गैस बोलेंगे। अच्छा, और वेपर हो गया जो जिस चीज का बॉइलिंग हो रहा है उसका प्योरेस्ट फॉर्म। वेपर में थोड़ा सा सही बोले हो, प्योरेस्ट फॉर्म में तो हो ही जाती है, उस पॉइंट एक पॉइंट होती है। और कुछ थोड़ा सा सोच, क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताइए जरा। सर रजनीश। रजनीश, वेरी गुड बेटा, कहीं ना कहीं आप सोच तो सही रहे हो। रजनीश, कौन से सेंटर से हो रजनीश? सीसी। हाँ, कॉर्पोरेट सेंटर से ना। चलिए, यस। ये गैस और वेपर में कोई और, एनीबॉडी एल्स, कोई? सर वेपर में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जबकि गैस में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है हर टाइम। ठीक बेटा, ठीक है, बट थोड़ा सा और कुछ चाहिए। हम गैस किसको बोलेंगे और वेपर किसको बोलेंगे, ये बड़े बेसिक चीज है। और इन चीजों को जान लेना ज्यादा बेहतर है इस स्टेज में, क्योंकि आप जब हायर लेवल में आओगे, स्कूल मतलब 11th में आओगे, 12th में आओगे ही कल जाके, और कल जाके चीज की कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं रहेंगे तो 11th 12th में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वहां पे वो समझ के आते हैं कि बच्चे लोगों ने ओलंपियाड लेवल का 9th में पढ़ाई किया हो। तो चीजें हम लोग को पढ़ लेना चाहिए और देख लेते हैं क्या है गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, आराम से समझ। The boiling point of a substance तो ध्यान से पढ़ो। The boiling point of those substance, ध्यान से पढ़ो इसको। The boiling point of those substance that is lower, इसको मैं below लिखूंगा, ठीक है ना, that is below than the room temperature. Okay, वो चीज, रूम टेम्परेचर आप कितना, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मान के चल सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। वो सारे चीज जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी नीचे हो, वो सारे चीज जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी नीचे हो, उन्हें हम बोलेंगे गैस। ओके, आर नोन एज गैसेस। जिन चीजों का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी नीचे है, 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे में वो बॉइल कर जाती है, उन्हें हम बोलते हैं गैस। एग्जांपल आप देखो तो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रूम टेम्परेचर से नीचे में बॉइल होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं गैसेस। ठीक है, वेपर क्या होती है? नॉर्मली those substances which are solid or liquid at room temperature but changes into gas.
ओके, नॉर्मली वो सारी चीज जो सॉलिड या लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर में, ठीक है ना, वो सारे चीज जो सॉलिड हो या लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, बट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके चेंज करती है गैसियस स्टेट में, ठीक है, चेंज करती है गैसियस स्टेट में। मैं लिखता हूं चेंज इनटू गैसियस स्टेट आर नोन एज वेपर्स। तो बेसिकली समझे वेपर क्या है? गैसियस स्टेट उन चीजों का जो नॉर्मली सॉलिड या लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और जो चीज सॉलिड या लिक्विड रूम टेम्परेचर पे है वो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैसियस स्टेट में चला जाता है तो उस गैसियस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ओके, समझ गए बेटा? ध्यान से समझो। एक बार पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, कोई चीज रिक्वायरमेंट है तो मुझसे पूछो, पर ध्यान से पढ़ो। नॉर्मली दो सब्सटेंसेस, वो सारी चीज जो सॉलिड या लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ठीक है, बट चेंज कर जा रही है गैसियस स्टेट में, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, उसे हम बोलेंगे, समझिए, वेरी सिंपल। और जो नॉर्मली गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे उन्हें हम बोलते हैं गैसेस, और उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो नॉर्मल गैसेस रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस है रूम टेम्परेचर में, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर से हम लोग बोलेंगे गैसेस। ओके, बेसिक आइडिया क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर, और ये नॉर्मली सॉलिड और लिक्विड। किसी को कोई दिक्कत इसमें गैस और वेपर के कॉन्सेप्ट में? तो वेपर किसका होता है? एक सॉलिड का या लिक्विड का, और गैस क्या होता है? जो नॉर्मली गैस है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। आइडिया क्लियर होना चाहिए। कुछ देखना है या लिखना है तो लिख लो, यहाँ से देख लो, लिख लो। चलिए, कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज होते हैं जिनकी एसआई यूनिट आपको बढ़िया से जानना है। ओके, वी आर गोइंग टू सी सम मेजरेबल क्वांटिटीज, और उनको किस यूनिट में मेजर हम लोग करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेंथ सबको मालूम है, लेंथ इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होती है लेंथ, है ना? और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, एंड द सिंबल इज एम, ठीक है ना? दिस वन इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दिस वन इज यूनिट, एसआई वाली मैं जिक्र करूंगा, और सिंबल। ओके, एनी प्रॉब्लम? फिजिकल क्वांटिटी यदि लेंथ है तो उसका यूनिट क्या है? मीटर, और सिंबल है एम। मास, मास को कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम। मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, और इसकी सिंबल होती है केजी। टाइम, सेकंड। टाइम को मेजर करते हैं हम लोग सेकंड में, और सिंबल होती है एस। ओके, छोटी एस, बड़ी वाली एस नहीं, ओके, छोटी एस। टेम्परेचर, केल्विन। केल्विन। केल्विन, उसको मैं कैसे लिखते हैं? डिग्री केल्विन? नो सर, सिर्फ के, सिर्फ कैपिटल के। ओनली के। ओके, वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर। यस, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। डेंसिटी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। केजी
किलोग्राम पर मीटर केजी पर मीटर। ओके, सही है। डेंसिटी हो गया। फिर आपका प्रेशर, एक्सक्यूज मी सर, प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं पास्कल में। पास्कल क्या है? पी बड़ा पी और छोटा ए, बड़ा पी और छोटा ए। ओके, कोई दिक्कत बेटा समझने में आप लोगों को? नो सर। नो सर। तो इसको देख लो, देखो इन सब की रिक्वायरमेंट इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली देखो ये पार्ट तो थोड़ी फिजिक्स में आप लोग पढ़ते ही होंगे, बट हमें केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं इन सब का रिक्वायरमेंट है। तो आई रिक्वेस्ट यू, ऑब्वियसली आपके केमिस्ट्री के एनसीईआरटी सिलेबस में थोड़ा सा ये मेंशन्ड है, तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लिया, तो अच्छे से थोड़ा इसको समझ। देख लीजिए, एनी प्रॉब्लम? बिठा दो। एक सेकंड बेटा, आप लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, सबलाइन और सब्लिमेट क्या होता है। आई सपोज आप सभी को याद होगा कि सबलाइन और सब्लिमेट मैंने होमवर्क दिया था, इसका मतलब क्या होता है बोलिए। कोई मुझे बता सकते हो होमवर्क कोई बना के आए हो कि नहीं, कि ऐसे ही उठ के आ जाते हो आप? Sir, sublime means the solid substance which undergoes sublimation. Yes, and sublimate? And so sublimate means the solid obtained by cooling the vapor of a solid. The gaseous state obtained when a solid directly changes to gaseous state। ठीक है, जो गैसियस स्टेट हमें मिलती है जब सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है ना? समझे बात को? The gaseous state obtained when a solid directly changes to gaseous state। और ये कैसे होता है? इस सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं, वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और सब्लिमेट क्या होता है? The gaseous state on cooling directly changes to solid state is called sublimate। जो गैसियस स्टेट हमें मिलती है डायरेक्ट कूलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। और जो गैसियस स्टेट ऑब्टेन होती है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस स्टेट, उसे हम बोलेंगे सबलाइम। समझे बात को? जो गैसियस स्टेट हमें मिलता है उसे हम बोलेंगे सबलाइम, और जो सॉलिड स्टेट मिलता है हमें कंडेंसेशन होने से एक सॉलिड, सॉरी कंडेंसेशन होने से एक गैसियस स्टेट की, उसे हम लोग बोलेंगे सब्लिमेट। कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को समझने में? नहीं। सर सब्लिमेट के कुछ एग्जांपल्स। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, सर एग्जांपल, एग्जांपल देखो बेटा। नेफ्थलीन बॉल्स बताया था लास्ट क्लास में, कैम्फो। नेफ्थलीन बॉल्स हम लोग रखते हैं जो अपने अथी में क्या बोलते हैं, अलमारी में रखते हैं। मतलब गोल गोल टाइप का एक बॉल होता है जो कपड़ों में कीड़ा लगने से बचाने के लिए रखा जाता है।
है, नेफ्थोरीन वॉल्स, कैम्फर, फिर आपकी क्या हो सकती है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। और सब्लिमेशन तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये तो हमारी इस चैप्टर की चीजें हुई एंड मोर और लेस ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हमें इस चैप्टर में और आगे कुछ डिस्कस करने का नहीं रहा। और नेक्स्ट हमें चैप्टर जो डिस्कस करना है, we will see element, compound and mixture in the next class। और उससे पहले कुछ छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एक रूम है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे एकदम बीच में खड़ा है, यहाँ से HCl गैस रिलीज की है, ठीक है, और यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज की है, ओके। इस आदमी को पहले कौन से गैस का स्मेल आएगा, इस गैस का, इस गैस, जल्दी बताइएगा मुझे सोच के। जल्दी सोच के बताइए। एक कोना में ये एक दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ओलंपियाड एग्जाम में पूछी गई है। गैस एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचता है, डिफ्यूजन होके पहुंचता है ना? ओके, तो आपको एक ध्यान रखनी है कि लाइटर गैस सर एल्युमिनियम डिफ्यूजेस फास्टर, जो गैस हल्का होता है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होती है। देखिएगा जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 into 3 एटॉमिक मास, तो इसका होता है 17 ओके, 17 यूनिफाइड मास इसकी होती है, ओके। और हाइड्रोजन क्लोराइड का देखोगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका 35.5 होता है, तो आगे 36.5, ओके। देखो बेटा, बोलने का मतलब है कि एक नाइट्रोजन के एटम का जो मास होता है 40, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन है 1 into 3, 14 plus 3 17 U, U होता है एटॉमिक मास का यूनिट, ठीक है ना, तो दैट इज 17 U, 17 यूनिफाइड मास इसका वजन है, ओके। और इसका हुआ एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का 35.5 होता है, 36.5 U। तो जो हल्का गैस है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होती है, लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर, तो एयर के साथ इसकी डिफ्यूजन फास्ट होगी और ये जल्दी से इसके नाम तक पहुंच जाएगी, ओके। लाइटर गैस की डिफ्यूजन फास्ट होती है, सो अमोनिया की स्मेल से जल्दी मिलेगी, ठीक है। एक कंटेनर है, दूसरा क्वेश्चन, एक कंटेनर है, उसमें आयोडीन के कुछ क्रिस्टल्स रखे हैं, ठीक है, आयोडीन के कुछ क्रिस्टल्स रखे हुए थे और ये बंद है। मतलब 1-2 महीना बाद एक आदमी आया तो उसे देखने को मिला कि यहाँ पे कुछ व्हाइट पाउडर लगा हुआ है, वो क्या है और वो कहाँ से आया, तो बता सकता है? आयोडीन कुछ रखा हुआ था एक डिब्बे में, ओके। कुछ दिन बाद जब एक आदमी आया, 1 महीने 2 महीने के बाद उसको खोल के देखा तो उसका मुंह पे देख रहा है कि व्हाइट कलर का पाउडर जैसा ऊपर में लगा हुआ, वो क्या है, कोई बता सकता है क्या? नहीं। आयोडीन, अभी मैंने बताया आपको, आयोडीन एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, सब्लिमेशन करेंगे, है ना, आयोडीन में सब्लिमेशन होता है, तो आयोडीन में जब सब्लिमेशन होगा तो बाहर की कंडीशन से वो हीट खींच लिया होगा, और हीट जब खींच लिया होगा तो इतना एनर्जी उसको मिल गया होगा कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, और गैस बन के वो ऊपर गया होगा तो कुछ यहाँ पे व्हाइट पाउडर को वो लगा दिया, ओके। तो आपको आंसर क्या लिखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोडीन इज अ सब्लिमेट सब्सटेंस एंड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस स्टेट एंड सम पाउडर यहाँ पे स्टिक हो जाती है बैक फिर जब वो गैस स्टेट सॉलिड बनती है। देखो ध्यान से, आयोडीन था ना, तो पहले क्या गैस बना होगा और गैस बन के ऊपर गया होगा
और जब गैस बन के वहां पे ऊपर गया होगा तो ये जो ऊपर वाला है पार्ट, वो ऊपर वाला पार्ट तो ठंडा है कि नहीं? देखो ध्यान से समझो, आयोडीन को जब गर्मी मिली होगी तो डायरेक्टली वो गैस स्टेट ऊपर उड़ के गया होगा, ठीक है। और ऊपर में क्या है, ये वाला मुंह तो ठंडा है अभी, और जब ठंडा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो फिर से वापस क्या बन गया होगा, सॉलिड बन गया होगा, तो कुछ पाउडर के यहाँ पे चिपक गया। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, एक क्वेश्चन, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर नंबर 1 at 250 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ इसका आंसर बताओ। 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, बोलिए, किसी को नहीं मालूम? सर गैस वेपर। यस, 250 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर होगा, वेपर होगा। अब आप लोग समझ चुके हैं ना, 250 डिग्री सेल्सियस पे वो गैसियस स्टेट में चला गया है एंड दीस आर द वेपर्स ऑफ वाटर। ओके, इसकी स्टेट आप बोलो इस गैसियस स्टेट, ठीक है ना। स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है, पर क्या है वहां पे प्रेजेंट, वाटर के गैस नहीं है, वाटर के वेपर से। डिफरेंस समझ रहे हो ना, बोलना किस प्रकार से है। गैसियस स्टेट किसी भी चीज का हो सकता है, पर गैस कोई पर्टिकुलर चीज होती है। जैसे 250 डिग्री सेल्सियस में वाटर गैसियस स्टेट में चला गया, पर वाटर के क्या है वहां पे, वाटर के वेपर्स हैं वहां। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या स्टेट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या स्टेट होगा? सर सर गैस, वेपर ही होगा। वेपर गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है। जब पानी बॉईल कर रहा है, मानो जब पानी बॉईल कर रहा है तो उसकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। अब मानो लेटेंट हीट खींच लिया तो वो क्या बन गया, गैस। गैसेस। ओके, तो वाटर के लिक्विड स्टेट भी रह सकती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर के वेपर्स भी बन सकती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जब वेपर बन जाएगी तो स्टेट क्या हो जाएगी, गैसियस। ओके, और ये कैसे बनेगा, लेटेंट हीट को। ओके,